जून की तारीख देश के विपक्षी पार्टियों के लिए काफी अहम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जून यानी शुक्रवार को एक भव्य मेजबानी करने जा रहे हैं। पटना में आयोजित विपक्ष की अहम बैठक में 20 से अधिक विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। बैठक का लक्ष्य अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कैसे हराना है, इस पर चर्चा करना है। ये बैठक उस विपक्ष के मनोबल को बढ़ा सकती है जिसमें आपस में ही तकरार नजर आ रही है। ये बैठक भगवा पार्टी को भी एक बड़ी टेंशन दे सकती है। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। बैठक से कुछ दिन पहले केजरीवाल से जब पूछा गया कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस क्या करेगी, तो उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि उस बैठक में सभी दल कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। मुझे लगता है कि उस बैठक का पहला एजेंडा केंद्र का अध्यादेश होगा जो दिल्ली में लोकतंत्र को समाप्त करता है। मैं अपने साथ संविधान की एक प्रति ले आऊंगा। मैं सभी दलों को समझाऊंगा कि उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। हालांकि आयोजकों की कोशिश रहेगी कि वो बैठक में मुद्दे से ना भटके और ये केवल लोकसभा चुनाव पर केंद्रित रहे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में अपनी जीत के बाद बुलंद हौसलों वाली कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी कई उम्मीदों से निपट पाती है और अपनी आकांक्षाओं के साथ तालमेल बैठा पाती है या फिर नहीं। शायद ये बैठक कई मायनों में रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम भी कर सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक रणनीति भी सामने आ सकती है। पोजीशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो
देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, MK स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा हम साथ साथ हैं के संदेश के साथ एक ही फ्रेम में नजर आएंगे। इस तरह की बड़ी विपक्षी एकता 2018 में कर्नाटक के CM के रूप में HD कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखी गई थी। ये एकता कब तक बनी रहेगी, इसे देखना दिलचस्प रहेगा। नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करे, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एजेंडे को सरल बनाया गया है और पेचीदा मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखा गया है। लिहाजा राज्य की राजनीति और 2023 के सेमीफाइनल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और भाजपा को हराने के लिए एक साथ आने की सख्त जरूरत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। लखनऊ में और जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। वहीं क्षेत्र टकराव वाले बिंदुओं को चर्चा से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि रणनीतिकारों को डर है कि अहंकार की लड़ाई पर बातचीत पटरी से उतर सकती है, क्योंकि क्षेत्र दलों की प्राथमिकता महत्वपूर्ण राज्यों में अपने लिए कांग्रेस से अपने हिस्से की मांग करना है। वहीं क्षेत्रीय छतरपुरों के साथ समझौता किया जा सकता है और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर पहले से ही बैक चैनल की बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभवतः यूपी में कांग्रेस को 15 सीटें
ममता बनर्जी बंगाल में लगभग 6 सीटें देने पर सहमत हो सकती हैं और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 4:3 का फॉर्मूला विवाद सुलझ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है और देखना होगा कि क्या उसे क्षेत्र दलों से वह स्वीकार्यता और महत्व मिल पाता है जिसकी वह उम्मीद करती है। यूपीए 2004 में अस्तित्व में आया और फिर उसे दूसरा कार्यकाल मिला। तब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। यूपीए 3 के लिए नेतृत्व का मुद्दा भी एक विवादास्पद है क्योंकि सोनिया गांधी ने अब पार्टी में जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पीएम मोदी के लिए प्रमुख चुनौती कौन होगा? क्या ये एक सामूहिक चुनौती होगी? इस पर भी सबकी नजर रहेगी। हालांकि 23 जून की तारीख जो है वो देश की विपक्षी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जून को एक बड़ी मेजबानी करने जा रहे हैं और जिस तरीके से एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें 20 से अधिक विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है और लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कैसे हराना है इस पर चर्चा करना है। तो वहीं देखना यह होगा कि 23 जून को आखिर क्या हो सकता है जिस पर देश की नजर बनी रहेगी।